नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख देने वाला है। मतलब कि इसके फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। आज से 2 सदी पहले अगर कोई व्यक्ति कहता कि हमारे पास भविष्य में एक ऐसा उपकरण होगा जिसकी सहायता से दूर स्थित व्यक्ति से बात कर सकेंगे, उससे पिक्चर्स ले सकेंगे, वीडियोज बना सकेंगे, तो हम उसे पागल करार देते। लेकिन जिस हिसाब से नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है उससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। कुछ दिन पहले मार्च 2025 में एयरटेल और जियो हमारे देश के 2 सबसे बड़े टेलीकॉम दिग्गज ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि दोनों कंपनियां जो पहले स्टारलिंक के खिलाफ थी अब इसके साथ क्यों जुड़ गई। Elon Musk's satellite internet service, Starlink, is preparing to commence operations in India within the next 2 months. But Musk, the businessman, has not taken a back seat. His satellite internet company Starlink is expanding. It is looking to roll out business in India. आज से 4 साल पहले 2021 की शुरुआत में जब स्टारलिंक भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी तब भारत सरकार ने स्टारलिंक को बिना लाइसेंस के सेवाएं देने से साफ साफ मना कर दिया। डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने स्टारलिंक से कहा कि वे बिना लाइसेंस के भारत में किसी प्रकार की सेवाएं न दें। इससे पहले ही स्टारलिंक ने करीब 5000 से अधिक प्री ऑर्डर्स भारत में ले लिए थे। इसके बाद स्टारलिंक ने लोगों के पैसे वापस कर दिए और कहा कि लाइसेंस मिलने तक भारत में वे कोई भी सेवाएं नहीं देंगे। स्टारलिंक बिना लाइसेंस के संचालन के विवादों में कई बार घिर चुकी है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, सूडान, रूस ऐसे कई देश हैं जिसमें स्टारलिंक बिना लाइसेंस के इंटरनेट देने के विवादों में घिर चुकी है। इतना ही नहीं, जब भारत के मणिपुर के क्षेत्रों में इंटरनेट शटडाउन किया गया था तब वहाँ स्टारलिंक के उपकरणों का म्यांमार के रास्ते अवैध रूप से तस्करी करके इसका उपयोग किया गया। लेकिन फिर भी 2022 से 24 के बीच स्टारलिंक ने भारत सरकार से लाइसेंस के लिए आवेदन किया। इंडिया की गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस देने से डर रही थी। ये कई विषयों पर चिंतित थे। भारत सरकार को चिंता है कि स्टारलिंक का संचालन सीधे अमेरिका स्थित स्पेस एक्स के नियंत्रण में होगा और जो यूजर का डाटा है वो पूरा का पूरा अमेरिका में ही स्टोर होगा, जिससे देश की सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी और भी अन्य कई चीज़ों का सुरक्षा जोखिम बढ़ जाएगा। और इससे इनका जब मन करेगा तब ये अपनी सर्विस देना बंद कर देंगे। मतलब कि इसका जो नियंत्रण होगा वो तो पूरा का पूरा इन्हीं के हाथों में होगा। भारत सरकार चाहती है कि विदेशी कंपनियां देश के स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करें, जिससे देश की कंपनियों का भी फायदा हो। इन्हीं कारणों से भारत सरकार इन्हें लाइसेंस देने से हिचक रही थी। लेकिन फिर भी 2025 के स्टार्टिंग में मोदी सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दे ही दिया। शुरुआत में एयरटेल और जियो ने तो स्टारलिंक का विरोध किया। एयरटेल और जियो चाहती थी कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हो ताकि कोई भी न्यू प्लेयर मार्केट में न आ सके। वहीं स्टारलिंक स्पेक्ट्रम की नीलामी के विरुद्ध थी। अंत में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक का पक्ष किया और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को मंजूरी दी। इसके बाद जब स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया तब एयरटेल और जियो ने भी स्टारलिंक के साथ हाथ मिला लिया। एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया जिसमें वे भारत के स्टारलिंक की सर्विसेज को अपने नेटवर्क के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। वहीं जियो ने भी स्टारलिंक के साथ समझौता किया जिसके तहत जियो अपने रिटेलर स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से स्टारलिंक की सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एयरटेल, जियो और स्टारलिंक के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। एयरटेल और जियो जो है अपने नेटवर्क के लिए टावर और फाइबर ऑप्टिकल्स का यूज करते हैं। वहीं स्टारलिंक अपने हजारों छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे हुआ है जो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। ये लेजर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और डाटा को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह भेजते रहते हैं। इनमें टावर या फाइबर का भी कोई काम नहीं होता।
जिस व्यक्ति को स्टारलिंक की सर्विसेज लेनी होती है उसे एक स्टारलिंक किट मिलता है जिसमें डिश एंटीना प्लस वाईफाई रूटर होता है। इससे इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो समुद्री क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीली क्षेत्र है या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टावर न होने के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी नहीं है, वहां पर स्टारलिंक आसानी से इंटरनेट सर्विस दे सकता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस देना एयरटेल और जियो की बस की बात ही नहीं है। अगर इन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस देना है तो इसका एक ही उपाय है और वह है सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस देना। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आज तक इंटरनेट से वंचित हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत स्लो इंटरनेट है। ऐसे क्षेत्रों में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस आसानी से दे सकता है जहां पर जियो और एयरटेल अपनी सर्विसेज देने में सक्षम नहीं है। इससे मोदी सरकार ने जो डिजिटल इंडिया का मुहिम चलाया है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्टारलिंक के भारत में एंट्री से क्या एयरटेल और जियो की डिस एंट्री हो जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एयरटेल, जियो और स्टारलिंक के डाटा पैक के प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एयरटेल जियो 300 से 1000 के बीच आराम से मंथली पैक डाटा देते हैं। वहीं अगर किसी को स्टारलिंक की सर्विसेज चाहिए तो स्टारलिंक किट लेना होगा जिसकी कीमत 30,000 से 50,000 के बीच हो सकती है और इसके बावजूद इन्हें अलग से हर महीने 5,000 से 7,000 रुपये तक मंथली पे भी करना होगा, जो कि एयरटेल और जियो के डाटा पैक से काफ़ी अधिक है। तो एक बार आप ही एनालिसिस कीजिए कि भारत की जो सबसे बड़ी कंज्यूमर है वो मिडिल क्लास है, तो वो 300 के पैक को छोड़कर स्टारलिंक में अपना पैसा क्यों लगाएंगे? और जहाँ तक स्पीड और परफॉर्मेंस की बात है तो दोनों की लगभग सेम ही है और हम सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से एयरटेल और जियो का कब्जा है जो कम कीमत में बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। तो वे लोग एयरटेल और जियो को छोड़कर स्टारलिंक की तरफ क्यों मूव होंगे? और यही चीज़ स्टारलिंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। और ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट इंटरनेट देने में सिर्फ स्टारलिंक ही अकेला प्लेयर है। आगे चलकर इस फील्ड में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एयरटेल का OneWeb, अमेजोन का क्यूपर, इसरो और ह्यूगस का ह्यूगस नेट भी इस फील्ड में कूदने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में इंटरनेट जो है वो पूरा का पूरा सैटेलाइट के माध्यम से ही दिया जाए। इसलिए स्टारलिंक जल्दी से जल्दी पूरे दुनिया भर में अपने मार्केट कैप्चर को बढ़ा रहा है। कई बड़े देशों में स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज देना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में स्टारलिंक ने बांग्लादेश और भूटान में अपनी सर्विसेज शुरू की है। लेकिन क्या इन देशों के लोग स्टारलिंक के इतने कॉस्टली पैक को अफोर्ड भी कर पाएंगे? ये स्टारलिंक वालों को भी पता है कि इन देशों के अधिकतर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी ये सर्विसेज इन जगहों पर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी ये मार्केट कैप्चर कर सके, ताकि कोई भी दूसरा प्लेयर इसमें जल्दी एंट्री न मार सके। वाओ, अमेरिका की एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इतना कुछ कर रही है, तो आपको क्या लगता है चाइना इसमें पीछे रहने वाला है क्या? चाइना ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के कई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। फ्यूचर में सैटेलाइट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में सैटेलाइट का काम आने वाला है। इसलिए इसमें हमें नई नई प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी देखने को मिल रही है, जैसे एलन मस्क की SpaceX जो कि बहुत फेमस है और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन। और इसमें भारत भी कोई पीछे नहीं है। भारत में भी स्काईरूट एरोस्पेस, अग्नि कॉस्मोस, बेलास्ट्रिक एरोस्पेस, पिक्सल, ध्रुवा स्पेस जैसे कई प्राइवेट स्पेस कंपनियां देखने को मिल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एलन मस्क कितने खुरपाती दिमाग के हैं और कितनी दूर की सोचते हैं। 2001 ईस्वी में ही एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर जाने जैसे कई प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच लिए थे। इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एलन मस्क ने रूस से रॉकेट खरीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये रॉकेट्स बहुत महंगे थे। तभी इन्होंने सोचा कि क्यों न खुद का रॉकेट बनाया जाए। तभी इन्होंने SpaceX कंपनी की 2002 में स्थापना की और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना। ये कोई आसान काम नहीं है। पृथ्वी से औसतन 22 किलोमीटर दूर मिशन करना इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
लेकिन इस समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्पेस में सैटेलाइट्स को पहुंचाने का खर्च बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट भी बनाकर तैयार कर दिया और ये अंतरिक्ष की दुनिया में एक क्रांति थी। इसके बाद 2015 में एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने दुनिया को स्टारलिंक से इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद क्या था? स्टारलिंक ने स्पेसएक्स की मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में अपने हजारों छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिए, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से लेजर कम्युनिकेशन के जरिए जुड़े रहते हैं, जिससे डाटा बहुत तेजी से एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में ट्रांसफर होते हैं। अब क्या, घर के छत पर स्टारलिंक डिश लगा दीजिए। वो जो टीवी का डिश होता है ना, कुछ वैसा ही इसका भी डिश होता है, जो आसमान में मौजूद स्टारलिंक सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ते हैं। अब इस डिश के साथ साथ एक वाईफाई रूटर भी होता है, जिससे वाईफाई कनेक्ट करो और चलाओ धकाधक इंटरनेट। इन स्टारलिंक डिश की खास बात यह है कि ये सिग्नल के लिए सबसे अच्छा स्टारलिंक खुद ही चुन लेते हैं। स्टारलिंक का एम है कि ये फ्यूचर में 42,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, जो पूरे पृथ्वी को ग्लोबल कवरेज देगा, खासकर ट्राइबल, माउंटेन, ओशन और डेजर्ट के एरियाज में। आपको क्या लगता है, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का आइडिया सबसे पहले एलन मस्क को ही आया होगा? नहीं, एलन मस्क से भी पहले इसका आइडिया एलन मस्क के जैसे ही एक मशहूर बिलियनर को आया था, और वे मशहूर बिलियनर थे बिल गेट्स, जिन्होंने क्रेग एमसी काउ के साथ मिलकर टेलीडेसिक की शुरुआत की थी। इनका लक्ष्य था कि लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 840 छोटे सैटेलाइट्स भेजना और सैटेलाइट्स बेस्ड इंटरनेट सर्विस देना। लेकिन 2002 ईस्वी में टेक्निकल और फंडिंग के अभाव के कारण इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हमने सैटेलाइट इंटरनेट के फायदे जाने, लेकिन हर चीज़ के कुछ न कुछ घाटे जरूर होते हैं। इसके नुकसान ये है कि जिस हिसाब से हम सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं, उस हिसाब से हम एक नई पोल्यूशन का आविष्कार कर देंगे, और वह पोल्यूशन होगा स्पेस पोल्यूशन। हमने अपने पृथ्वी को तो गंदा कर ही रखा है, और अब हम स्पेस को भी गंदा कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें नई नई चीज़ों पर वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बाय।